नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। चलिए अब जानते हैं कि 30 जून तक जारी अनलॉक 1 के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। देखिए, खुलेगा क्या? होटल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर भी बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, मेट्रो बंद रहने वाली है। शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे लेकिन सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, जिम बंद रहेंगे। सैलून खुल सकेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। करीब 9 हफ्ते तक लॉकडाउन के बाद अब सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दे दी गई है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कई सलाह भी दी गई हैं। अब सरकार की तरफ से दी गई उन सलाहों के बारे में बात करते हैं। क्या सलाह दी गई है? तो किसे घर में रहना होगा? 65 साल से ज्यादा के लोग घर में ही रहें। गर्भवती महिलाएं घर में ही रहें। पहले से बीमार व्यक्ति घर में रहें और 10 साल से छोटे बच्चे भी घर में रहेंगे। तो अनलॉक में क्या बदला नहीं है? प्रतिबंध अब भी जारी है। मास्क लगाना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। भीड़ लगा नहीं सकते। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग जा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी प्रतिबंध जारी है। सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। तो 1 जून से 30 जून तक गाइडलाइंस लागू रहेंगी। 30 जून तक रात का कर्फ्यू जारी रहने वाला है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का ये कर्फ्यू रहेगा। 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे, शर्तों के साथ खोले जाएंगे। सैलून और धार्मिक स्थल। 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे। 8 जून के बाद औद्योगिक संस्थान भी खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की जा सकेगी। राज्य सरकार स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लेगी। मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल ये सब बंद रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। आज रात 8 बजे उनका संबोधन होना है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन जनता के सामने वे रखने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को आज रात 8 बजे संबोधित करने वाले हैं। और लॉकडाउन 4 तो खत्म हो रहा है, 5 को लेकर राज्य की तरफ से क्या तैयारी है? राज्य सरकार कब किस तरीके से छूट देने को लेकर विचार कर रही है? ये सारी बातें आज प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बताने वाले हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई और अनलॉक इसे नाम दिया गया। अनलॉक 1 इसे नाम दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 खत्म
आज हो रहा है और कल से नई गाइडलाइन के तहत सब प्रक्रियाएं होंगी। खासतौर पर रात का कर्फ्यू जो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था, उसमें बदलाव किया गया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक उसे कर दिया गया। तो ऐसे में प्रदेश में क्या क्या खुलेगा, प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, कैसे सरकार कोरोना से मुकाबला कर रही है, ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री आज प्रदेश की जनता को देंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए। शरद, 8 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री का संबोधन है प्रदेश के नाम पे, और उसमें वो दरअसल जो अनलॉक 1 की गाइडलाइंस आई हैं केंद्र की ओर से, उनका मध्य प्रदेश में किस तरीके से पालन किया जाएगा, उनकी क्या गाइडलाइन रहेंगी, इसको लेकर संभवतः वो संबोधित करेंगे और कोरोना की रोकथाम को लेकर अब तक की सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, एक बात और है कि मुख्यमंत्री पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अभी 15 जून तक जो लॉकडाउन है वो लागू रहेगा, और जो छूट दी जा रही थी उनके कुछ प्रावधान बदले जा सकते हैं केंद्रीय गाइडलाइन के आधार पर। तो ये देखना होगा कि आज जब वो प्रदेश के नाम संबोधन करेंगे तो अनलॉक 1 की मध्य प्रदेश में क्या गाइडलाइन होंगी, ये स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे शासनकाल के 1 साल के पूरे होने पर प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए उनके बारे में बताया और कहा कि मोदी केवल मोदी जी का नाम नहीं है, एक मंत्र के रूप में हमें ऊर्जा से भरता है, प्रेरणा से भरता है, विश्वास से भरता है। इस दौरान उन्होंने महापैकेज का जिक्र किया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महापैकेज का ऐलान जो किया गया था उसके बारे में। तो मोदी केवल मोदी जी का नाम नहीं, एक मंत्र के रूप में हमें ऊर्जा से भरता है, प्रेरणा से भरता है, विश्वास से भरता है। ऐसे महान नेता को दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष समाप्त होने पर हम बधाई देते हैं। कितने काम, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, सीएए का मानवीय कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक कानून, और अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। धन्य ये नेता, और सचमुच में भाग्यशाली हम जो हमें ऐसा नेतृत्व मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के नाम का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा है कि मोदी सिर्फ नाम नहीं बल्कि मोदी नाम में एक संदेश छिपा है। मोदी शब्द में एम का मतलब है मोटिवेशन। प्रधानमंत्री देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब है कि पीएम देश के संसाधनों में छिपे नए अवसरों को सामने लाते हैं। मोदी नाम में शामिल डी का मतलब है डायनेमिक लीडरशिप। इसका संबंध प्रधानमंत्री की सुघड़ नेतृत्व क्षमता से है। और मोदी शब्द के अंतिम अक्षर आई का मतलब है इंस्पायर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं। मोदी जी के नाम का पहला अक्षर है एम। एम से मतलब है मोटिवेशनल, मेहनती। वो अपने इस महान देश को महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अनथक परिश्रम, घनघोर परिश्रम करते हैं और हम सबको मोटिवेट करते हैं। मोदी के नाम का दूसरा अक्षर है ओ, मतलब ओजस्वी, अपॉर्चुनिटी। मोदी जी के नाम का तीसरा अक्षर है डी, मतलब दूरदर्शिता, डायनेमिक लीडरशिप, डेवलपमेंट। चौथा और आखिरी अक्षर है आई, मतलब इंस्पायर, इच्छा शक्ति। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सिंधिया में जनसंघ के जीन्स हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि सिंधिया परिवार ने लंबे समय तक जनसंघ का काम किया है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए विजयवर्गीय ने उपचुनाव में सभी 24 सीटों पर जीत का दावा किया। विजयवर्गीय ने प्रेमचंद गुड्डू को चुनौती मानने से इनकार करते हुए
तुलसी सिलावट की जीत का ही दावा किया। अनुशासन वाला नहीं, सिंधिया परिवार ने लंबे समय जनसंघ का काम किया है, इसलिए जो अंदर के जीन्स हैं वो तो जनसंघ के ही जीतेंगे, सब 24 जीतेंगे। किसानों में कांग्रेस के खिलाफ बहुत नाराजगी है। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है और वादा किया था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, वादा किया था कि वे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो जिनके ऊपर कर्ज है वो सब कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि किसान जो दूध उत्पादक है उन दूध उत्पादकों को हम सब्सिडी देंगे। एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए लोग। देवास से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में नाराज लोगों को मनाने की कवायद शुरू हो गई। दीपक जोशी से कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की है। बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की बात हुई है। हाटपिपलिया उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। तो दीपक जोशी से कैलाश विजयवर्गीय मिले हैं और 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये चर्चा चली है। हाटपिपलिया उपचुनाव को लेकर यह चर्चा हुई है और नाराज नेता जो हैं उनको मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दीपक जी लोगों को मना रहे हैं, हाथ पीछे करो। दीपक को मनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जनसंघ की शुरुआत दीपक से हुई और दीपक के बिना भारतीय जनता पार्टी कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए दीपक को मनाने की जरूरत है। पिछले और इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने यहां बैठक के दौरान पेयजल सप्लाई के मुद्दे पर ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई और पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मैं पानी बंद करूंगा, आपका अगर वाली दिक्कत आई तो ध्यान रखना। इंजीनियर लोग भी सुने ध्यान से, बिना पानी के 4 से तकने की प्रगतियां की तरह आप बुरा मत मारना। मैं पहले से कह रहा हूं और अवसर भी दे रहा हूं, ठेकेदार तुमसे भी कह रहा हूं, ये शिकायत भी मिलनी चाहिए हम लोगों को। सागर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सुर्खी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव में जीत का दावा किया और दिग्विजय सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साधा। साथ कह सकते हैं कि हम इन 2400 सीटों पर हराएंगे और यहाँ पे गोविंद सिंह जी राजपूत, फिर कांग्रेस ने उनको क्या नहीं दिया? पिछले 25 साल से गुलाब सिंह जी से लेकर आज तक अध्यक्ष उन्हीं का बनता है, युवक कांग्रेस उनका बनता है, सारी कांग्रेस उनकी बनती है। ये सम्मान के साथ उन्होंने धोखा किया। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान 27 रसोई जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा गरीबों के लिए भोजनशाला चला रहे हैं। यहां पर 7000 पैकेट रोज तैयार किए जाते हैं। भोजनशाला के समापन कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। बीजेपी नेता ने भोजन तैयार करने वाली महिलाओं को भोजन परोसा और उनकी तारीफ की। देखिए, इंदौर के ऐसे में लगभग 27 किचन, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 27 किचन में जानता हूं जो लगभग 50-60 दिन से लगातार चल रहे हैं। ऐसे 27-28 किचन तो हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, जो मेरे नज़र में नहीं है। और ये बहुत बड़ा काम किया है। मैं मान के चलता हूँ कि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। और उसके साथ जो कार्यकर्ताओं की टीम है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना पूरा समय देकर, बिना इस बात की चिंता की कि हम घर से बाहर निकलें, हो सकता है हमें भी कोरोना आ जाए, उस बात की चिंता की। और यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और जिले में 55 नए मामले फिर सामने आए। इंदौर में इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 3486 को छू गई है। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की एक बार फिर मौत की पुष्टि हुई है। आपको बताएं कि अब तक 1951 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर में अब तक 132 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मामले लगातार इंदौर में सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से मामले सामने आए हैं और 55 नए केस इंदौर में मिले हैं। हालांकि कल 87 केस मिले थे, तो आज उसमें कमी ज़रूर देखी गई है। 1951 मरीज ठीक हो चुके हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, फिर से केस मिले 55 नए पॉजिटिव।
बिल्कुल, देखिए अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1078 सैंपल लिए गए थे, लेकिन जांच जो की गई वो 975 सैंपल की गई, जिसमें 882 सैंपल नेगेटिव आए और 55 पॉजिटिव आए। और अब ये संख्या पॉजिटिव मरीजों की बढ़कर इंदौर में 3486 पर पहुंच गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक जो स्वस्थ मरीज हैं वो 1951 जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, और ये जो रिकवरी रेट है 60% से भी ऊपर पहुंच गया। तो अच्छी बात है इंदौर के लिए कि रिकवरी भी तेजी से हो रही है। लेकिन अभी भी जो पॉजिटिव मरीज हैं 1403, उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और अगर देखा जाए तो इंदौर की स्थिति अब धीरे धीरे ठीक होती दिखाई दे रही है। हालांकि जो मरीज हैं एक दिन कम आते हैं, अगले दिन ही ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन और शासन के साथ ही लोगों को भी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अरुण, लगातार स्थिति ठीक होती जा रही है, लेकिन एक चीज़ और, कंटेनमेंट जोन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं इंदौर में, फिर नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं। आखिर सख्ती का लॉकडाउन होने के बावजूद संक्रमण फैल कैसे रहा है, कुछ पता चल पाया? प्रशासन बता रहा है कुछ? बिल्कुल, देखिए अगर कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो अभी 400 में से 200 कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जिनमें स्थिति बेहतर है और उनको डीनोटिफिकेशन उनका करने की कार्रवाई भी की जा रही है। तो करीब 200 कंटेनमेंट जोन ऐसे हो गए जिसमें 21 दिन से कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। तो ऐसे में इंदौर के हालात अब कहे जा सकते हैं कि धीरे धीरे सुधर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 200 कंटेनमेंट एरिया डीनोटिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद करीब बहुत सारा शहर है वो खुल जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बात पूरे मध्य प्रदेश की कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति कोरोना की। तो मामले एक बार मध्य प्रदेश में फिर से बढ़े हैं कोरोना के, और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8000 को भी पार कर गई है। 4700 से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। भोपाल में 1400 से ज्यादा केस सामने आए हैं, तो उज्जैन में 670 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और इधर उपचुनाव से पहले चंबल रेंज में अधिकारियों की जमावट की गई है। चंबल रेंज में अधिकारियों का तबादला किया गया। मनोज शर्मा चंबल रेंज के नए आईजी बनाए गए हैं। मनोज कुमार भिंड के नए एसपी होंगे। रविंद्र कुमार चंबल संभाग के नए कमिश्नर बने हैं और भिंड कलेक्टर छोटे सिंह को हटा दिया गया है। तो चुनाव से पहले ये जमावट चंबल में देखने को मिलती है। 24 सीटें जो हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की है, जहां पर उपचुनाव होना है। इसको देखते हुए जमावट देखने को। मेरठ में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ आतंकी तीरथ सिंह गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ के साझा ऑपरेशन के तहत थाना सदर बाजार इलाके के खालसा स्कूल से पकड़ा गया। यूपी एसटीएफ के माने तो तीरथ सिंह खालिस्तान मूवमेंट को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से चला रहा है। इसके अलावा आरोपी के पास से जनरल सिंह भिडरवाला के पोस्टर भी बरामद हुए हैं। मेरठ का रहने वाला तीरथ सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस मूवमेंट के लिए नेटवर्क तैयार कर चुका है। उससे पूछताछ आगे की जा रही है। और नरसिंहपुर से खबर है, जहां पर जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है। कानून का पालन कराने वालों ने ही कानून तोड़ा है। थाने में थाना प्रभारी अर्चना नागर ने अपना जन्मदिन मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ती नजर आई। एसडीओपी और एसडीएम भी इस तस्वीर में नजर आए हैं। सीधी में लॉकडाउन के दौरान एक मकान मालिक ने गरीब परिवार को घर से निकाल दिया। किराया न मिलने पर इस परिवार को मकान मालिक ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया। घर में 5 लोग हैं, एक बुजुर्ग हैं, 2 दिव्यांग हैं। मजबूरी में परिवार पानी की टंकी के नीचे रहने लगा। जिला प्रशासन को मामले की जानकारी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाद में संघ से जुड़े लोगों को जब परिवार के बारे में जानकारी मिली तो पीड़ित को आश्रम में ठहराया। हाँ, गांव कहाँ है? गांव झिंगाझर है। झिंगाझर। तो यहाँ कहाँ रहते थे? पटेलपुर। सीधी के पटेलपुर मोहल्ले में। हाँ, इतनी समय यहाँ पटेलपुर रहते थे। तो जिसके घर में रहते थे, हाँ, तो जब समय से कोरोना लगा है तो हम लोग किराया नहीं दे पाते थे। तो बोले कि जब लड़का बच्चन की दुकान डलिया खुलेगी तो देंगे। तो वो बोलेंगे कि नहीं दे पाएंगे, हम घर हमारा खाली करो।
तो ये निकाल दी नहीं, 7-8 बजे रात की बात है। मंदसौर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की और अवैध मावे को जब्त किया। जग्गा खेड़ी के कोल्ड स्टोरेज से विभाग ने 125 क्विंटल मावे को जब्त किया है। कोल्ड स्टोरेज को भी सील कर दिया गया है। मंडला जिले के रपटा घाट पर नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया। रेत के टीले के बीच ये जोड़ा देखकर लोग रोमांचित हो गए। यहां पर काफी संख्या में जोड़े को देखने के लिए लोग भी पहुंच गए।